हेलो डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा के बीए पार्ट थर्ड की वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस क्लास में आज हम यूरोपियन सॉइल्स के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो इसका जो ई कंटेंट है, प्रिंटेड मटेरियल है, वो आप लोगों से मैंने शेयर किया है। देखिए, यूरोपियन सॉइल्स जो मृदा होती है ये अपने क्लाइमेट से डिसाइड होती है। क्लाइमेट का इस पर बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो इसको निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त आपकी जो वहाँ की वनस्पति है ये भी मृदा के निर्धारक कारकों में से आती है। इसके अतिरिक्त आपने फिजिकल ज्योग्राफी में ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो मृदा के निर्धारक कारक होते हैं, जलवायु, समय, जो मात्रक चट्टाने हैं, जैविक तत्व हैं, आदि कई कारक होते हैं जो कि मृदा को निर्धारित करते हैं। उन्हीं सभी को समेटते हुए हम यूरोपियन सॉइल्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। यूरोपियन सॉइल्स को बेसिकली नम प्रदेशों की मृदा और शुष्क प्रदेशों की मृदा में मोटे तौर पे दो भागों में बांटा जा सकता है। अब आप समझ रहे होंगे कि नम प्रदेश और शुष्क प्रदेशों से मतलब है कि जो उत्तरी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप है, दक्षिणी यूरोप है, ये अपेक्षाकृत नम क्षेत्र हैं, क्योंकि जैसे जलवायु के क्लासिफिकेशन में आपने इस बारे में ज्ञान लिया है। और जो पूर्वी यूरोप और एक्सटेंडेड यूरोप, पूर्वी यूरोप का जो क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी यूरोप का जो क्षेत्र है, वो अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्र माना जाता है। नम क्षेत्रों में आप समझ पा रहे होंगे कि वर्षा की मात्रा ज़्यादा होगी, नमी की मात्रा ज़्यादा होगी, और शुष्क क्षेत्रों में इसके विपरीत दशा होगी। तो देखिए, जो नम प्रदेश हैं जिनका मैंने उल्लेख किया, उनमें सबसे अगर हम उत्तरी यूरोप की बात करें तो आपके सर्वप्रथम आती है टुंड्रा मृदा। टुंड्रा मृदाएं जो कि एकदम आर्कटिक का जो तटीय क्षेत्र है इसमें पाई जाती हैं। और टुंड्रा प्रदेशों की जलवायु के बारे में जैसे आपको पता है कि वर्ष भर हिमाच्छादन रहता है, तापमान लगभग हिमांक के नज़दीक रहता है या हिमांक से नीचे रहता है, और ऋतुओं में बहुत दीर्घ अवधि पाई जाती है, और दिन रात की अवधि भी में भी अलग दशा पाई जाती है, लंबी अवधि पाई जाती है। तो इस कारण जो टुंड्रा मृदाएं होती हैं ये पूरी तरह हिमाच्छादित मृदाएं होती हैं। नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और इस वजह से क्या होता है कि हिमाच्छादन की वजह से टेम्परेचर लगभग हिमांक के नज़दीक होने की वजह से जो जैविक तत्व होते हैं ये पनप नहीं पाते हैं। अब जैविक तत्व नहीं पनप पाते हैं तो मृदाएं कैसी होंगी? मृदाएं अनुपजाऊ रहती हैं। और इसी कारण जो ऊपरी सतह में जो खनिज तत्व होते हैं या जैविक तत्व होते हैं ये नीचे की ओर इल्यूविशन और एल्यूविशन की जो प्रक्रिया है, निक्षेपण विनिक्षेपण की, उनसे नीचे की तहों में चले जाते हैं और ऊपरी तहें लगभग अनुपजाऊ रहती हैं। और इसी कारण यहाँ पर आपको मुश्किल से काई, लाइकेन, मोस जैसी वनस्पतियाँ पनप पाती हैं, और एक तरह से ये अनुपजाऊ मृदा की श्रेणी में आती है। अगर इससे निचले क्षेत्रों में आए, मतलब एकदम उत्तरी यूरोप के क्षेत्रों से हम अगर नीचे की ओर आए, मध्य यूरोप की ओर, तो आपको पॉटजोल मृदाएं, इस पॉटजोल मृदा के भी दो वर्ग किए जा सकते हैं। एक तो होती है पॉटजोल, एक होती है धूसर ग्रे ब्राउन पॉटजोल, ये इसका सब क्लासिफिकेशन है। पॉटजोल मृदाएं लगभग उसी दशा में पाई जाती हैं कि नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वर्षा हो रही है, हिमाच्छादन भी पाया जा रहा है, तो उपजाऊ तत्व उतने नहीं पनप पाते हैं। और जो होते भी हैं थोड़े बहुत, ये आपके वर्षा की मात्रा, जल की तादाद अधिक होने की वजह से नीचे की ओर गमन कर जाते हैं, तो ऊपरी तहें उतनी उपजाऊ नहीं होती हैं जितना कि एक सामान्य मृदा को चाहिए होते हैं, क्योंकि जैविक तत्वों का अभाव पाया जाता है। क्योंकि ऊपरी तहों में पाए जाने वाले चूना या अन्य खनिज पदार्थ जो होते हैं वो नीचे की ओर गमन कर जाते हैं जल की मात्रा की वजह से। तो ये पॉटजोल मृदाएं हुई। ये पॉटजोल मृदाएं आपको मध्य यूरोप के क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब इस मध्य यूरोप के क्षेत्र में एक खास बात यह है कि जो नदी घाटियां हैं, डेल्टाई क्षेत्र हैं, नदियों के तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आपको मृदा अपेक्षाकृत उपजाऊ पाई जाएगी। इन क्षेत्रों में मृदा कांप मृदा जो होती है ये अब आपको अच्छी उपजाऊ स्तर पे पाई जाती है। अब ये हुई हमारी नम क्षेत्रों की मृदा। अगर हम शुष्क क्षेत्रों की मृदा की बात करें तो शुष्क क्षेत्रों में मैंने जैसे आपको बताया दक्षिणी पूर्वी यूरोप है, पूर्वी यूरोप है, इनमें नमी की मात्रा कम पाई जाती है, वर्षा भी कम होती है। अब इस वजह से क्या होता है कि इनमें जो ऊपरी तहों में जो खनिज पदार्थ हैं या जैविक तत्व हैं ये अपनी स्थिति को बरकरार रखते हैं, और इस कारण ये मृदाएं अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ है। अब इन मृदाओं में, शुष्क क्षेत्रों की मृदाओं में कौन कौन सी मृदाएं आएंगी? आपकी काली मृदा है, हमारे स्टेपी मृदा है, उपोष्ण क्षेत्रों में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी है, और इसके अतिरिक्त एक अलग क्लास है पर्वतीय क्षेत्रों की मृदा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले काली मृदा की। देखिए, काली मृदा एक उपजाऊ मृदा है
जिसमें जैविक तत्वों की, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, इसकी भरपूर मात्रा पाई जाती है। जैवांश की खनिज तत्व भी आपको पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसका रंग काला होगा। और इसको चर्चित शब्दावली में हम चरनोजम मृदा कहते हैं। चरनोजम मृदा से आप परिचित होंगे, विश्व की सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मृदाओं में से एक होती है चरनोजम मृदा, और यूरोप के खाद्य भंडार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खाद्यान्न उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मृदाओं में से आती हैं। और ये मृदा हमको पूर्वी यूरोप के क्षेत्रों में आवृत पाई जाती है। इसी प्रकार चरनोजम मृदा के प्रकार में ही एक है, मैंने बताई आपको कि ब्राउन स्टेपी मृदा, भूरी स्टेपी मृदा। भूरी स्टेपी मृदा अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी जो काली मृदा जिन क्षेत्रों में पाई जा रही है उनकी अपेक्षाकृत और अधिक शुष्क होते हैं। और जो स्टेपी घास के मैदानों के बारे में आप सुना है, वो स्टेपी घास के मैदान इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और बाकी की विशेषताएं इससे लगभग, इसमें आपको जो सैंड है उसकी मात्रा बढ़ती जाती है इस मृदा में, और रंग इसका, जैसा कि आप इसके नाम से परिचित हैं, कि थोड़ा सा ब्राउनिश होता जाता है। इसके अतिरिक्त है उपोष्ण लाल पीली मिट्टी मृदा, सॉइल। तो ये मृदा हमको पाई जाएगी दक्षिणी पूर्वी यूरोप के क्षेत्रों में, या भूमध्य सागर के जो तटीय क्षेत्र हैं, जिनमें कि हमको महाद्वीपीयता और समुद्रीयता के प्रभाव मिले जुले रूप में पाए जाते हैं। और लाल पीला इसका कलर होता है, और उपजाऊपन इसका एक सामान्य स्तर पर पाया जाता है। और यहाँ पर हमें जो हमारे खट्टे फल होते हैं या जो अन्य हॉर्टिकल्चर उपजें होती हैं, उनका उत्पादन यहाँ किया जाता है, और ये ठीक ठाक उपजाऊ मृदा होती है। एक मैंने आपको बताई पर्वतीय क्षेत्र की मृदा। पर्वतीय क्षेत्रों की मृदा की विशेषताएं अलग होती हैं, उतने विकसित परतें इन पर्वतीय क्षेत्रों की मृदाओं में नहीं पाए जाते। आपने जैसा कि यूरोप के फिजिकल क्लासिफिकेशन में आप इस बात से परिचित हुए थे कि यूरोप में पर्वतीय क्षेत्रों का बहुत बड़ा हिस्सा है, और इन्हीं पर्वतीय क्षेत्रों में हमारी ये पर्वतीय मृदाएं पाई जाएंगी, जैसे कि दक्षिणी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी यूरोप। और पर्वतीय क्षेत्रों की मृदाएं, जैसे मैंने बताई कि इनमें आपको परतें उतनी विकसित नहीं हो पाती जितने कि सामान्य मैदानी क्षेत्रों में होती हैं। इसी कारण इनका उपजाऊपन का स्तर जो होता है वो सीमित होता है। और यहाँ बहुत सामान्य फूलों की या जो हमारे फलोत्पादन होते हैं, बागवानी होती है, उन फसलों की कृषि यहाँ पर की जाती है। इस तरह से ये एक सामान्य उपजाऊ मृदाओं की श्रेणी में आती है। ये यूरोप की मृदाओं का एक क्लासिफिकेशन था संक्षिप्त में। इसको आपने अपने जो प्रिंटेड मटेरियल है उससे भी आप लोग इसका मिलान करेंगे। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि यूरोप की मृदाओं को मोटे तौर पे हम शुष्क क्षेत्रों की मृदा और नम क्षेत्रों की मृदाओं में विभाजित कर सकते हैं। धन्यवाद।